नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर 3 की वीडियो बना रहे थे, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड करा है और उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड यानी चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्क्राइब करा है। इसके बचे हुए टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीप कौन से बच्चों? मैंने आपको बताया था डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से कि कैसे यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया वाला जो क्षेत्र है वो इस महाद्वीप में लिए गए हैं। वो इन 3 महाद्वीपों में लिए गए हैं। भूमध्य सागर क्या करती है? अफ्रीका को और यूरोप को अलग कर रही है। वो ऐसी जल राशि है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बचे हुए टॉपिक्स। चलो, रोमन साम्राज्य के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था और साथ में ही रोमन साम्राज्य के जो शासक थे वो किस तरीके से अपना काम कर रहे थे। रोमन साम्राज्य का पूर्ववर्ती काल, मध्यकाल और परवर्ती काल। ठीक है ना? पूर्ववर्ती माने बिल्कुल जब साम्राज्य स्टार्ट हुआ तो वो वाला टाइम पीरियड, मिड टाइम, और उसके बाद का यानी परवर्ती काल। और कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके रोल थे, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रोमन साम्राज्य के जो दूसरे टॉपिक से उस पर आज चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति। देखो, अब हमें क्या चीजें इसमें ध्यान देना है। सबसे पहले कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर था उसमें माता पिता और उनके बच्चे थे। ठीक है ना? ऐसी स्थिति थी। हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में भी पढ़ा था और बताया था मैंने कि जो अगस्टीन थे एक बिशप थे और उन्होंने किस तरीके से जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में बात करा था। लेकिन महिलाओं को कानूनी रूप से काफी ज्यादा अधिकार मिले थे। कैसे? देखिए, उनको संपत्ति में स्वामित्व मिला था। संपत्ति में मतलब अपने पिता की संपत्ति में उनका अधिकार होता था। ठीक है ना? और कानूनी अधिकार भी उनको व्यापक रूप से उस समय तक मिल चुके थे। तलाक देना आसान था। मतलब विवाह भंग अगर कोई करना चाहता है, कोई दंपत्ति, तो वो सिर्फ इसकी सूचना देते थे, है ना? इतना ही काफी था तलाक देने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनी अधिकार थे और संपत्ति में जो अधिकार था वो महिलाओं को ज्यादा मिला था। अब साक्षरता काम चलाऊ थी, यानी साक्षरता उस हिसाब से नहीं थी। जो उच्च वर्ग था उसमें साक्षरता आपको मिलेगी, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में साक्षरता की काफी कमी थी। अब जो वहां का धर्म था, धर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने देखा कि जो रोमन साम्राज्य का जो धर्म था वो बहुदेववादी था। यानी वो बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे और वहां के इतिहासकारों ने और वहां के लेखकों ने लिखा है कि बहुत सारे देवालय, मठ, ये जो है बहुत सारे रोमन साम्राज्य में पाए गए थे। और इस जो रोमन साम्राज्य का पूर्ववर्ती काल था उसमें यहूदी धर्म में देखा जाता है बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। यहूदी धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म था रोमन साम्राज्य का। ठीक है? लेकिन धीरे धीरे यहूदी धर्म में हमें बाद में जैसे जैसे रोमन साम्राज्य आगे बढ़ता गया तो यहूदी धर्म में हमें क्या दिखाई दिया कि कुछ विविधताएं कम होती गई। साथ में ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रोमन साम्राज्य का जो राज धर्म था वो क्या बना दिया गया था? ईसाई धर्म को बना दिया गया था। तो ईसाई धर्म को जब राजधर्म बना दिया गया तो ईसाईकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ईसाईकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है बच्चों कि वहां के जनसमूहों में ईसाई धर्म का धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया जाने लगा था। ठीक है? तो इस तरीके से हम रोमन साम्राज्य के धर्म को समझ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो, बोलचाल में अनेक भाषाएं इस्तेमाल होती थी। भाषाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। वेशभूषा थी अच्छी, मतलब और विविधता थी। साथ में भोजन तरह तरह के थे। सामाजिक संगठनों में जनजातियां भी शामिल थी। तीनों महाद्वीपों में अगर फैला हुआ कोई साम्राज्य है, 3 महाद्वीप अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में है, तो वहां पर अपने आप वहां पे लैंग्वेज, वहां का रहन सहन, वहां का क्लाइमेट, वहां की वेशभूषा, वहां का भोजन, ये सब अलग हो जाएगा।
है ना, तो इसलिए विविधता भरा एक साम्राज्य था। इसके बाद अब देखो रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषाएं क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वहां के प्रशासन की भाषा थी, यानी जो प्रशासन का जो कुछ भी काम होता था रिटन में और और बोलने में जो इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज थी, वो दो लैंग्वेज थी। एक थी यूनानी लैंग्वेज और एक थी लातिनी भाषा। ठीक है ना। अब देखो, इसके अलावा प्रांतों वाइज, यानी प्रांतों में अलग अलग लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। जैसे वहां पर आपको देखेगा कि फरात नदी के आसपास का जो एरिया था, उसमें आपको अरामाइक लैंग्वेज दिख जाएगी। अरामाइक लैंग्वेज बोली जाती थी वहां पर। मिस्र में कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। इसी तरीके से अफ्रीका, यानी उत्तरी अफ्रीका वाला जो हिस्सा था, वहां पर प्यूनिक और बर्बर ये भाषा बोली जाती थी। इसके बाद स्पेन और उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। यानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन जो प्रशासन के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो कौन सी थी बच्चों? वो यूनानी और लातिनी भाषा थी। इसके बाद देखो, 5वीं शती में लेखन कार्य शुरू हो गया था। किस भाषा का? अरमानियाई भाषा का इस्तेमाल हो गया था। बाइबल का किस भाषा में अनुवाद हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बाइबल थी उसका कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हुआ था। कौन सी शताब्दी के मध्य में? 3री शताब्दी के मध्य में। है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य में कई सारे प्रांत थे और कई सारे प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। इसके बाद आता है कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां कैसी थी। सामाजिक श्रेणियों का मतलब है कि वहां का जो समाज था वो किस तरीके से कितने भागों में बटा हुआ था। तो देखो, सबसे पहले जब हम समाज के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल सबसे जो उच्च वर्ग था वो कौन सा था? वो अभिजात वर्ग था, जिसमें सेनेटर शामिल थे और जिसमें अश्वारोही शामिल थे। ठीक है। और क्यों सेनेटर कौन थे? सेनेटर वो लोग थे जो सेनेट के सदस्य होते थे, जिसको हम अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं। अश्वारोही यानी नाइट्स होते थे, जिस जो अधिकतर जमींदार, व्यापारी, जहाजों के मालिक, इस तरीके के लोग होते थे। इसके बाद जनता के कुछ सम्मानित वर्ग भी थे। साथ में ही फूहड़ निम्नतक वर्ग, फूहड़ निम्नतर वर्ग उस वर्ग को कहा गया बच्चों जो समाज में सर्कस या खेल तमाशे इस तरीके की चीजें दिखाते थे। और सबसे लास्ट में जो जो वर्ग आता है वो था दासों का। यानी दास कौन थे? बिल्कुल सबसे निचले पायदान पर दासों की स्थिति रोमन साम्राज्य में हमें देखने को मिलती है। रोमन साम्राज्य में आपको दास जो प्रथा थी वो बहुतायत मात्रा में और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। फिर परवर्ती काल में ये तो सारा जो ये जो श्रेणियां हैं वो पूर्ववर्ती काल की हैं। और बाद में परवर्ती काल में, यानी जैसे जैसे रोमन साम्राज्य आगे बढ़ता गया, वहां का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित हो गया था। अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब वो वर्ग जो जिनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और साथ में पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मध्यम वर्ग वो था जो इस अभिजात वर्ग के ऊपर ऑलमोस्ट डिपेंड करता था। ठीक है ना, यानी इनसे इनसे जुड़ा हुआ काम करता था। इसके बाद निम्नतर वर्ग में ग्रामीण, श्रमिक, मजदूर, दास ये सारे आते थे। और साथ में ही ये भी देखा गया कि जो रोमन साम्राज्य है उसमें समाज में भ्रष्टाचार था और लूट खसोट की स्थिति व्याप्त थी। भ्रष्टाचार की स्थिति के बारे में जब आपकी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कानून बनाए गए थे। है ना। जो उच्चतर वर्ग था समाज का जो उच्चतर वर्ग था उसकी कोशिश थी कि उसकी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा हो जाए। है ना। तो इसलिए वो लोगों के ऊपर लोगों के साथ में या समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति फैली हुई थी। तो उस इतिहासकारों ने उन कानूनों का वर्णन किया है। तो इससे हमें पता चलता है, उन कानूनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार, यानी रोमन साम्राज्य में
जो आर्थिक स्थिति थी वो किस तरीके की थी और कौन कौन सा व्यापार होता था। तो देखो, रोमन साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी मजबूत हो चुकी थी। परवर्ती काल में व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था और वहां से वहां के लेखकों और वहां के इतिहासकारों ने वर्णन करा है कि वहां पर बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्ठे, जैतून के तेल के कारखाने, पानी के कारखाने बहुत बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, है ना। और इसके साथ में ही जो वहां की खेती भी, वहां पर जो खेती होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। और ये भी कहा जाता है कि जो गैलीली गैलीली जो जगह है वहां के कोने कोने पर, इंच इंच पर खेती होती थी। यानी जो भी जगह बची होती थी वहां पर कोई ना कोई पौधा उगा दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि वहां पर खेती बहुत अच्छे पैमाने पर हो रही थी। और साथ में ही वहां पर बैंकिंग व्यवस्था और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, क्योंकि सोने के सिक्के का इस्तेमाल किया जाना प्रारंभ हो गया था। चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करना बंद हो चुका था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था बच्चों? दिनारियस कहा जाता था। और जो मुद्रण व्यवस्था चांदी की जगह सोने के ऊपर डिपेंड हो गई थी, यानी सोने के सिक्के पर आधारित हो गई थी। तो इस व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा था, इसलिए हम रोमन साम्राज्य में बैंकिंग व्यवस्था बड़े पैमाने पर देखते हैं, साथ में धन का व्यापक रूप से प्रयोग भी देखते हैं व्यापार की वजह से। अब देखो, वहां पर जो स्पेशली स्पेन में आप देखेंगे कि जैतून के तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े उसके कारखाने थे। तो जिन कंटेनरों में इन्हें रखा जाता था, तेल के पदार्थों की ढुलाई होती थी जिन कंटेनरों में, उस कंटेनर को कहा जाता था एम्फोरा। क्या कहा जाता था बच्चों? एम्फोरा। और स्पेशली जो स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल था, वो जिन कंटेनरों में जाता था उनका नाम रखा गया था, उन कंटेनरों का नाम रखा गया था, क्या बोला गया था उनको? ड्रेसल 20। क्या बोला गया था बच्चों? ड्रेसल 20। इस तरीके से हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आप ऋतु प्रवास भी देखेंगे। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? मौसम के अनुसार एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाना। ऋतु प्रवास स्पेशली जो जनजातियों द्वारा होता था, जहां पर खेती के टाइम या जलवायु अच्छा होता था तो वो खेती करते थे और वहां पर अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते थे। और जैसे ही उनको लगता था कि अब यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती या वहां का जो जलवायु है वो उनके अनुकूल नहीं है, तो वो ऋतु के अनुसार प्रवास कर जाते थे। यहाँ पर से अंगूरी शराब का अवशेष मिला है और इतिहासकारों ने बताया है कि जो अंगूरी शराब मिलती थी, जो सबसे अच्छी किस्म की अंगूरी शराब थी, वो कौन सी थी? कैंपेनिया। कौन कौन सी थी बच्चों? कैंपेनिया। अब देखो, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था। श्रमिकों पर नियंत्रण के साथ साथ में हम यहाँ पर दास प्रथा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, किसी लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो सिर्फ दास थे। आपको इससे पता चलता है कि दास प्रथा की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत थी रोमन साम्राज्य में, है ना। और जैसे हम किसी किसी वस्तु में पैसे निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से रोमन साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश का दर्जा मिला था। यानी दासों पर पैसा लगाया जाता था और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता था। ये हमें कैसे पता चलता है? हमें ये इस तरीके से पता चलता है कि रोम साम्राज्य में जो मालिक था वो दासों को दागते थे। दागते का मतलब वो उनके शरीर पर कोई ना कोई ऐसा निशान बनाते थे जिससे ये पता चलता था कि ये पर्टिकुलर दास उस मालिक का है ना। हमने ये भी देखा कि जो ग्रामीण लोग थे वो ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे, यानी वो ऋणी हो चुके थे। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो रही थी। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था भ्रष्टाचार। साथ में ही हमने रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन के भी बारे में पढ़ा। देखो, दास प्रजनन का मतलब था कि दासों को कहा जाता था वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों? वो इसलिए कि जो गुलाम होंगे, जो दास होंगे, उनके बच्चे भी दास बनेंगे।
है ना। तो ये भी रोमन साम्राज्य की एक बहुत बड़ी कमी आप कह सकते हैं। इसके बाद जो दास श्रमिक थी उनसे जुड़ी हुई कौन सी समस्याएं थी, है ना, यानी वो दास किस तरीके की समस्याओं से ग्रसित थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, दास रखने के लिए मालिक को उसको प्रॉपर अपने साथ रखना, उसके लिए रहने की व्यवस्था करना और साथ में ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे में दासों को रखना महंगा पड़ता था। तो इसलिए अब धीरे धीरे दासों की जगह पर वेतन भोगी मजदूरों को रखना प्रारंभ करा गया। यानी कि दास नहीं, एक कल्चर स्टार्ट हो गया कि दास की जगह क्या रखेंगे हम, वेतन भोगी मजदूर रखेंगे, यानी भाड़े पर हम मजदूर रखेंगे। भाड़े पर मजदूर रखने का मतलब क्या हो गया कि मालिकों का ये मानना था कि जो भाड़े पर मजदूर रहता है उसको तब तक रखेंगे जब तक काम कराया, और जैसे ही काम खत्म हो गया वो अपने घर चला गया और हमारा काम हो गया, हमारा खर्चा बच गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब दास रखेंगे तो उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी रहेगी, उसको रहने के लिए घर देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, उसको खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए प्रॉपर खाना देना पड़ेगा। तो इन चीजों से इनका खर्चा बच गया। तो धीरे धीरे स्थिति क्या होने लगी कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा की जगह वेतन भोगी मजदूरों ने ले लिया, है ना। अब देखो, कुछ मालिक ऐसे थे रोमन साम्राज्य में जिन्होंने क्या किया कि अपने दासों को अपने व्यापार में लगाया। ठीक है, जो काम वो करते थे उन कामों में या अपने कारोबार में लगा लिया, और उन्होंने अपने व्यापार को अलग अलग पार्ट में बांटा और अलग अलग गुलामों को या दासों को सौंप दिया। अब सौंपने के बाद में उनका सिर्फ एक ही काम था कि उनके ऊपर निगरानी रखना या उनका निरीक्षण करना, और ये देखते रहना कि कौन सा दास अच्छा काम कर रहा है, कौन सा गुलाम अच्छा काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है ना। तो इससे जो रोमन साम्राज्य था उसमें दास प्रथा धीरे धीरे हमको समाप्त होती हुई दिख रही है, और उसकी जगह पर एक नई व्यवस्था यानी वेतनभोगी मजदूरों की व्यवस्था धीरे धीरे आती हुई दिख रही है। अब देखो, रोमन साम्राज्य में जो सैनिक प्रबंधन था वो किस तरीके का था, यानी जो सैनिकों का मैनेजमेंट किया जाता था वो किस हिसाब से किया जाता था, या जो सैनिकों की विशेषता थी वो कैसे थी। हमने जब फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य में जो उसकी राजनीतिक स्थिति थी या राजनीतिक संस्था के रूप में, हम रोमन साम्राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक था सेनेट, है ना, उसके बाद अभिजात वर्ग, और तीसरा था सैनिक, यानी सेना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी रोमन साम्राज्य की राजनीति में। साथ में ही व्यवसायिक सेना हो गई थी, क्यों, क्योंकि सेना का जो सेना जो सैनिक भर्ती किए जाते थे परवर्ती काल में वो वेतन के आधार पर किए जाते थे, यानी सेना को वेतन दिया जाने लगा था। सैनिकों और असैनिकों के काम को बांट दिया गया था, और ये कहा गया था कि एक सैनिक को कम से कम एक अवधि निश्चित कर दी गई, एक टाइम पीरियड निश्चित कर दिया गया कि एक सैनिक कम से कम 25 सालों तक काम करेगा, है ना। एक टाइम पीरियड क्या किया गया, निश्चित कर दिया गया। और सेनेट में सेना का डर था, सेनेट में सेना का डर था। डर का मतलब क्या हुआ, सेनेट को ये डर था कि अगर सेना खुश नहीं रहेगी तो कभी भी सेनेट के ऊपर आक्रमण कर सकती है ना, गृह युद्ध कर सकती है। गृह युद्ध का मतलब होता है किसी भी देश में वहां की जनता या वहां की सेना के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर देना, यानी हथियार उठा लेना वहां के राजा के लिए, या वहां पे जो कोई भी शासन कर रहा है उसके खिलाफ, है ना। तो इस चीज का सेनेट को डर था। ये आंदोलन भी कर सकते थे और विद्रोह भी कर सकते थे, और ये साथ में शासक अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी इनके अंदर। क्यों क्यों थी, क्योंकि इनको डर था गृह युद्ध का और उनके विद्रोह का, है ना। तो सेना की जो स्थिति थी रोमन साम्राज्य में वो काफी मजबूत थी। अब इसके बाद
अश्वारोही या नाइट वर्क। देखो, जो रोमन साम्राज्य था उसका जब हम सामाजिक श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अश्वारोही या इक्वाइट्स के बारे में। अश्वारोही, इक्वाइट्स या नाइट वर्क, ये तीनों एक ही शब्द है बच्चों, पहले तो आप ये जान लीजिए। साथ में ही आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही शक्तिशाली और धनवान समूह था। धनवान समूह ये इसलिए था क्योंकि इसमें जमींदार, व्यापारी, साहूकार, जहाजों के मालिक, ऐसे लोग शामिल थे, है ना। तो देखो, अब इसकी विशेषता क्या थी? सबसे पहले तो सेनेटर की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। यानी जो ये नाइट वर्क था या इक्वाइट्स था, इसमें अधिकतर लोग कौन थे? वो लोग थे जो जमींदार थे। जमींदार का मतलब क्या है? जमींदार का मतलब है कि जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीनें होंगी और संपत्ति होगी, है ना। ये सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक भी थे, व्यापारी भी थे, और देखो बैंकर या साहूकार भी थे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये व्यापारिक क्रियाकलापों में शामिल थे, कि पैसे वाले थे, इनके पास पैसा था, इसलिए जो रोमन साम्राज्य का जो सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। इसके साथ ही ये जनता में सम्माननीय वर्ग में ये आते थे, यानी जनता इनकी रिस्पेक्ट करती थी, है ना। और ये ऊंचे खानदानों से थे, इनके जो घराने थे वो ऊंचे घरानों के थे, या पैसे वाले घरानों के थे, या सम्माननीय घरानों के थे, हम ये कह सकते हैं। तो सामाजिक स्थिति के रूप में अश्वारोही का, एक वाइट्स का एक बहुत बड़ा और अहम रोल था रोमन साम्राज्य में। बच्चों, हमने इस चैप्टर के जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। इसमें हमने रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक स्थिति थी, भाषा, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, समाज को कितने सामाजिक श्रेणियों में बांटा गया था, किन चीजों का व्यापार होता था, लैंग्वेज क्या थी, इन सभी का बहुत अच्छे से अध्ययन करा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कंटेंट मैं जो कोशिश कर रही हूँ आपको प्रॉपर समझाने की, वहां तक मैं शायद पहुंच पाई होंगी। बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करूंगी। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार दिया है। और आप अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छी है या उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, वीडियो को लाइक करिए। और साथ में ही जो भी क्वेश्चन है आपके, जो कुछ भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।